नावल का नाम अल्केमिस्ट किस्त नंबर 4। लड़का दोबारा किताब पढ़ने लगा, मगर इसके लिए किताब पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया। उसे एहसास था कि बूढ़ा जो कुछ कह रहा था वो सच था। वो उठा और बेकरी की तरफ चलने लगा ताकि खाने के लिए कुछ खरीद सके। वो उसी शशोपंज में था कि दुकानदार को बताए या ना बताए कि बूढ़े ने उसके बारे में क्या कहा था। कभी कभी हालात को इसकी दगड़ पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, उसने अपने आप से ही कहा। उसने दुकानदार को कुछ ना बताने का फैसला किया। अगर वो कुछ बताता तो शायद दुकानदार सब कुछ छोड़कर दोबारा अपने ख्वाब का पीछा करने लगता, जबकि अब इसने हालात से समझौता कर लिया था और दुकानदार के लिए परेशानी का सबब नहीं बनना चाहता था। इसने बाजार में चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सदर दरवाजे के सामने आ गया। सदर दरवाजे के साथ एक इमारत की खिड़की के सामने लोगों की कतार लगी हुई थी। ये लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। इससे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे हुए शख्स ने पूछा। शायद कल मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, लड़के ने जवाब दिया। इसने सोचा कि वो सिर्फ एक भेड़ बेचकर अफ्रीका का टिकट खरीद सकता है। इस ख्याल से उसे छरछरी सी आ गई, एक और ख्यालों की दुनिया की बासी। टिकट क्लर्क ने अपने साथी से कहा, इसके पास धेला भी नहीं है और ख्वाब अफ्रीका जाने के देख रहा है। लड़के को अपने रेवड़ का ख्याल आया। उसने सोचा कि अब उसे अपने रेवड़ के पास जाना चाहिए। 2 साल में उसने गलाबानी के बारे में सब कुछ सीख लिया था। इसने ये भी जान लिया था कि भेड़ की ऊन कैसे उतारते हैं। भेड़ों की मामूली बीमारियों का इलाज भी जानता था। उसे इंडस की बेहतरीन चरागाहों के मुतल्लिक मालूम था और सबसे बढ़कर कि उसे अपने तमाम जानवरों की कदर कीमत का अंदाज़ा था। उसने अपने दोस्त के बाड़े में पहुंचने के लिए सबसे तवील रास्ते का इंतखाब किया। रास्ते में वो चर्च के पास से गुजरा तो वो सीढ़ियों पर चढ़कर चर्च के मीनार पर चला गया। यहाँ से वो अफ्रीका के साहिल को देख सकता था। इसने सुना था कि इसी रास्ते से अरब अमला और स्पेन में दाखिल हुए थे। यहाँ से वो पूरे शहर का नज़ारा कर सकता था। इसने वो मार्केट भी देखी जहाँ उसकी मुलाकात बूढ़े से हुई थी। मुझे तमाम ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैं बूढ़े से क्यों मिला था, उसने सोचा। वो शहर में इसलिए आया था कि बूढ़ी खातून से अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कर सके। ना तो वो खातून और ना ही बूढ़ा उसके चरवाहा होने पर मुतासिर हुए थे। वो उन लोगों में से थे जो किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते थे और ना ही उन्हें ये मालूम था कि चरवाहे अपनी भेड़ों से कितना मानूस होते हैं। उसको अपने रेवड़ की हर भेड़ की खसूसियत मालूम थी। उसे मालूम था कि कौन सी भेड़ लंगड़ी है, कौन सी भेड़ चंद दिन बाद बच्चा देने वाली है और कौन सी भेड़ का हमल है। अगर इसने इनको छोड़ दिया तो भेड़ों को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। हवा तेज़ चलने लगी। वो हवा से भी वाकिफ़ था। इंडलस में उसका नाम लिवांतर है क्योंकि ये लिवांत की जानिब से चलती है। लिवांत बाहर यूनस पर इंडलस के जनूब में वाक़िया है। लिवांतर की रफ्तार तेज़ होने लगी। उसने सोचा कि अब वो अपने रेवड़ अपने ख़जाने के दरमियान में खड़ा था। उन दोनों में से एक का इंतखाब करना था। फिर ताजिर की बेटी भी तो थी, मगर वो इतनी अहम नहीं थी जितना कि उसका रेवड़, क्योंकि इस लड़की का इन्हिसार उसके रेवड़ की तरह लड़के पर नहीं था। और शायद उसे तो ये भी याद न हो, उसने अपने आप में कहा। उसको तो शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो किस दिन मिला था, क्योंकि उसके लिए हर दिन एक जैसा था और तमाम दिन एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि लोगों को हर दिन में होने वाली अच्छी चीज़ों का एहसास नहीं होता। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने कस्बे को छोड़ा। वो लोग शायद मेरी गैर मौजूदगी के आदी भी हो गए होंगे, इसलिए भेड़ें भी मेरी गैर मौजूदगी की आदी हो जाएंगी, इसने सोचा। लिवांतर और तेज़ हो गई। उसकी शिद्दत में वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इसी लिवांतर के साथ कभी अरब फाते आए थे और इसके ही दोष पर इन लोगों के पसीने और ख्वाबों की खुशबू भी आती थी, जो अपने अपने ख़जानों की तलाश में सहराओं की जानिब रवाना हुए थे। इसे हवा की आज़ादी से हसद होने लगा। उसे भी इस हवा की तरह आज़ाद होना चाहिए था। अब भी शायद उसे रोकने
वाला कोई नहीं था उसके अपने सिवा। इसका रेवड़, ताजर की बेटी और इंजलिस की चरागाह इसकी मंजिल की जानिब सिर्फ एक कदम की हैसियत रखते थे। दूसरे दिन लड़का बूढ़े से मुलाकात के लिए अपनी 6 भेड़ों के साथ मौजूद था। मुझे हैरत है कि मेरे दोस्त ने बाकी की भेड़ें फ़ौरन कैसे ख़रीद लीं, इसने बूढ़े से कहा। इसका ख्याल है कि रेवड़ बनाना उसका हमेशा से ख्वाब था। इसने अपनी बात जारी रखी। ये एक नेक शगन है, बूढ़े ने जवाब दिया, और ये हमेशा ऐसे ही आता है। इसको मफाकत का असूल कहते हैं। जब तुम पहली दफ़ा ताश के पत्ते खेलो तो तुम्हें अपनी जेब का पुख्ता यकीन होता है। इसे शुरुआत की जीत कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? लड़के ने सवाल किया। कोई गैर मरी ताकत ऐसी होती है जो चाहती है कि इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। ये ताकत इंसान में जीतने की ख्वाहिश उभारना चाहती है। बूढ़े ने भेड़ों का मुआयना शुरू किया। उनमें से एक लंगड़ी थी। लड़के ने बताया कि इसकी लंगड़ाहट मामूली है, वरना भेड़ बहुत ज़हीन है और सबसे ज़्यादा ऊन भी देती है। ख़जाना कहाँ है? उसने बूढ़े से इस्तग़फ़ार किया। मिस्र में अहराम के पास। लड़के को हैरत हुई कि बूढ़ी खातून ने भी यही कुछ कहा था, मगर बदले में कुछ नहीं लिया। ख़जाने को ढूंढने के लिए तुम्हें निशानियाँ पहुँचाना होंगी, बूढ़े ने कहा। खुदा ने हर इंसान के लिए एक राह मुतय्यन की है। तुम्हें उस राह को पहचानने के लिए सिर्फ निशानियों को पहचानना होगा। इससे कबल कि वो बूढ़े की बात का कोई जवाब देता, एक तितली उड़ी हुई उसके और बूढ़े के दरमियान से गुजरी। से अपने दादा की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि तितली अच्छा शगुन है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी अलामत है, तुम्हारे दादा ने सही कहा था। बूढ़े ने इसके जहन को पढ़ते हुए कहा। बूढ़े ने अपनी सदरी खोली तो लड़का हैरान रह गया। बूढ़े ने सोने की ज़िरा पहनी हुई थी जिस पर कीमती पत्थर चढ़े हुए थे। उसे गुज़श्ता रोज़ बूढ़े की छाती से निकलने वाली खैरा की देने वाली रोशनी याद आ गई। बूढ़ा वाकई कोई बादशाह था और राजनों से बचने के लिए ऐसा रूप रखा हुआ था। ये लो, बूढ़े ने एक काले और एक सफ़ेद रंग का पत्थर लड़के को देते हुए कहा। इनको यूरीम और थुमीम कहते हैं। सफ़ेद का मतलब है हाँ और काले का मतलब है ना। जब भी तुम निशानियों को समझने में वक्त महसूस करो तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। हमेशा बामकसद सवाल करना, लेकिन अगर तुम खुद से फ़ैसला कर सको तो ज़्यादा बेहतर है। ख़जाना अहराम मिस्र में है, जैसा कि तुम्हें पहले ही मालूम है, मगर मैंने तुमसे किसी वाज़िया फ़ैसले पर पहुंचने की कीमत वसूल की है। मेरी वजह से तुम्हें फ़ैसला करने में आसानी होगी। लड़के ने दोनों पत्थर अपने थैले में डाल लिए। इसने मसमम इरादा किया कि वो अपने फ़ैसले खुद करेगा। ये मत भूलो कि तुम्हारा सामना जिस भी चीज़ से होगा वो सिर्फ अकेली है, और निशानियों को समझना और भूलना सबसे बढ़कर ये कि अपनी मंजिल को कभी ना छोड़ना। आखिर में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया की सबसे बड़े आलम के पास भेजा ताकि वो अब्दी खुशी का राज सीख सके। लड़का सहरा में 40 दिन चलने के बाद पहाड़ पर वाक़या खूबसूरत किला पर पहुंचा जहां वो आलम रहता था। किले में दाखिल हुआ तो लड़के ने देखा कि हाल में चहल पहल थी। ताजिर आ रहे थे और साज़ंदे साज बजा रहे थे, और एक कोने में मेज़ दुनिया के सबसे लजीज खानों से भरा हुआ था। आलिम सब कुछ लोगों की बात बारी बारी सुन रहा था। लड़के को 2 घंटे इंतज़ार के बाद आलिम से बात करने का मौका मिला। आलिम ने लड़के से आने की गर्ज सुनी और उसे बताया कि वो फ़िलहाल मसरूफ़ था। इससे कहा कि वो महल की सैर करे और 2 घंटे के बाद आलिम से दोबारा मिले। इस दौरान मेरा एक काम भी करो। आलिम ने लड़के को एक चम्मच देते हुए कहा। चम्मच में चंद बूंद तेल था। ये चम्मच उसे हाथ में रखो और ख्याल करना कि ये तेल गिरने ना पाए। महल की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते लड़के की नज़रें सिर्फ चम्मच पर लगी हुई थी। 2 घंटे बाद आलिम के पास दोबारा गया। तुम्हें ईरानी पर्दे कैसे लगे और बाग कैसा लगा जो माहिर कारीगर ने 10 साल की शाना बशाना मेहनत से बनाया है? आलिम ने लड़के से सवाल पूछा। लड़के को शर्मिंदगी हुई। उसने तो महल में कुछ भी नहीं देखा था। उसकी तो तमाम तवज्जो चम्मच पर मौजूदा तेल पर रखी हुई थी कि कहीं तेल ना गिर जाए। तो फिर जाओ, दोबारा मेरे महल को गौर से देखो। जब तक तुम आदमी का घर ना देखो तो तुम उस पर एतबार कैसे कर सकते हो?
عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل پڑا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر مینار کاری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غرض ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔ لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھا۔ میری صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کے دیکھو مگر چمچ میں موجودہ تیل کو بھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چرواہا سیاحت میں مصروف رہے گا مگر اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہے گا۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔